हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट देख लिया होगा, उसके बाद ही नाउन को स्टार्ट किया होगा। तो नाउन में हमने लास्ट कर लिया था टाइप्स प्लस में काइंड्स, उसके बाद हमने नाउन कंपाउंड को देख लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट यूज़ है वो है दैट इज़ नाउन केसेस। नाउन केसेस, ठीक है। केसेस कौन से होंगे, तो हम सबसे पहले बात करें अगर नाउन के केस की, तो जो सबसे पहला केस होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है आपके पास नॉमिनेटिव केस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। ये इसका टेक्निकल नाम होता है। तो सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब क्या है कि जब कोई नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि राम कैन डू दिस वर्क, राम ये काम जो है वो कर सकता है, तो अगर इस सेंटेंस में मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूं तो सब्जेक्ट मुझे क्या दिख रहा है? राम। और राम जो है वो हमें पता है प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो दैट मीन्स कि राम यहाँ पे कैसा केस हुआ स्टूडेंट्स? सब्जेक्टिव केस हुआ, या मैं बोलूँ नॉमिनेटिव केस हुआ। तो कोई भी नाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब भी आपको सब्जेक्ट पता करना है तो जब आप हु या फिर व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, हु या फिर व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, तो आपको सब्जेक्टिव केस मिलता है, ठीक है। हु का क्वेश्चन हम पर्सन के लिए करेंगे और व्हाट का क्वेश्चन हम लोग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एक्यूजेटिव केस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूजेटिव केस, ओके। तो अगर मैं बात करूं तो जो नाउन है वो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसे क्या कह देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं? ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जब हम व्हाट और होम का क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि राम इन्वाइटेड सीता, तो अगर मैं सब्जेक्टिव केस पूछूं तो सब्जेक्टिव केस क्या है स्टूडेंट्स? राम। और राम इन्वाइटेड होम, जब हमने होम का क्वेश्चन किया तो हमें आंसर में क्या मिला? सीता। तो दैट मीन्स कि ये आपका कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करे तो सब्जेक्टिव केस होता है, और जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो कैसा केस होता है? आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये दोनों ही मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी करा चुकी हूँ जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था, ठीक है। सब्जेक्ट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर बात आगे करते हैं। तो ये है पहले दो केसेस हमारे नाउन के। थर्ड केस लिखिए। थर्ड केस क्या होता है? थर्ड केस का नाम है आपके पास वोकेटिव केस। थर्ड केस कौन सा केस होगा आपके पास? वोकेटिव केस। थर्ड की हेडिंग बनाइए, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स? वोकेटिव केस में हम क्या करते हैं? नाउन को सिर्फ एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। नाउन को सिर्फ एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि राम गो देयर, राम वहां जाओ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमने राम को सिर्फ एड्रेस किया है, ठीक है। राम को एड्रेस किया है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनाया है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि राम यू कैन डू इट, राम यू कैन डू इट, राम तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तो दैट मीन्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो हमें क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है। राम तो सिर्फ किसके लिए यूज हुआ है? एड्रेस करने के लिए यूज हुआ है। तो इसलिए ये हमारा कैसा केस बन जाता है स्टूडेंट्स? वोकेटिव केस बन जाता है। कैसा केस बन जाता है? वोकेटिव केस बन जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लास्ट केस की बात करेंगे, दैट इज फोर्थ वन। और फोर्थ वन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। इन केसेस के बारे में आपको जस्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा। वोकेटिव केस के बारे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता करना आता ही है। तो थर्ड हेडिंग बनाएंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, या फिर इसी का नाम होता है जेनिटिव केस। इसी का नाम क्या होता है? जेनिटिव केस, ठीक है। ये टेक्निकल नाम होते हैं इनके सिर्फ, ठीक है। अब मुझे बताइए पोजेशन का मतलब, आई थिंक आप सबको पता है, नहीं पता है तो आज हम जान लेंगे। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या फिर हक। पोजेशन का क्या मतलब होता है? अधिकार या फिर हक।
तो पोजेसिव केस हम कब बोलेंगे, जब कोई नाउन जो है वो पोजेशन दिखाने का काम कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पोजेसिव केस में ध्यान देना स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम एक नाउन को लिखते हैं, ठीक है, या फिर इससे पहले ये जानो कि पोजेशन हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पोजेशन हम दिखाते हैं एपोस्ट्रोफे एस से या फिर पोजेशन हम दिखाते हैं ऑफ से। इन दो चीज़ों से हम पोजेशन दिखा सकते हैं, इन दो चीज़ों से हम पोजेशन दिखा सकते हैं, या तो ऑफ से या फिर एपोस्ट्रोफे एस से। इसकी स्पेलिंग ध्यान से लिखना, ये जो ऊपर कोमा लगाया है मैंने, इसकी स्पेलिंग ध्यान से लिखना क्योंकि ये आपसे स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ लिया जाता है। दैट इज एपोस्ट्रोफे, ई आएगा पीछे, वाई नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफे एस से हम पोजेशन को दिखा सकते हैं और ऑफ से हम पोजेशन को दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम्स कार, राम की गाड़ी, तो ये गाड़ी किसकी है, राम की है। इस गाड़ी पे अधिकार किसका है, राम का अधिकार है। तो दैट मीन्स कि मैंने नाउन लिखा, उस पे एपोस्ट्रोफे एस लगाया और उसकी जो पोजेशन थी, जिस चीज़ पे उसका अधिकार था, हमने वो लिख दिया। इसी को मैं और क्या लिख सकती थी, द कार ऑफ राम, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती थी। तो राम्स कार किसके इक्वल है, द कार ऑफ राम के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एपोस्ट्रोफे एस से भी पोजेशन दिखा सकती हूँ और ऑफ से भी पोजेशन दिखा सकती हूँ। सही ये भी है और सही ये भी है, सही दोनों ही है स्टूडेंट्स, सही दोनों ही हैं, लेकिन एग्जाम में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, एग्जाम में प्रायोरिटी हम इसको देंगे। ये दे रखा है तो आपको ये नहीं करना है कि ओहो ये हटा के प्रायोरिटी तो हमें उसको देनी थी तो मैं इसकी जगह पे ये कराऊँ, ये नहीं करके आना। सही दोनों ही है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपके पास कोई इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आ गया, अंडरलाइन करके दे दिया गया और ऑप्शन में आपके पास ये भी है और ऑप्शन में आपके पास ये भी है, तो पहले हम प्रायोरिटी इसको देंगे, पहले हम इसको टिक करेंगे। ऐसा क्यों है वो मैं थोड़ी देर में आपको एग्जांपल कराऊंगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए एपोस्ट्रोफे एस। देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफे एस के यूजेस क्या क्या हैं, एपोस्ट्रोफे एस के यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला एपोस्ट्रोफे एस का केस बनेगा वो बनेगा आपके पास कि हम एपोस्ट्रोफे एस को यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। एपोस्ट्रोफे एस को यूज़ करते हैं हम लिविंग थिंग्स के साथ। और यहाँ पे लिविंग थिंग्स से मेरा क्या मतलब है, पर्सन्स। सिर्फ हम पर्सन्स को लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो हमारी एक लैंग्वेज है। तो इस लिविंग थिंग में हम प्लांट्स या फिर ट्रीज को काउंट नहीं करेंगे, प्लांट्स या ट्रीज को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आता है कि साइंस में तो प्लांट्स और ट्रीज को भी जिंदा दिखाया जाता है कि वो सांस ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश हमारी एक भाषा है, तो भाषा में सिर्फ पर्सन्स ही एक जिंदा प्राणी है, ऑब्वियसली एनिमल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पे काउंटेबल नहीं होंगे, इसमें काउंट हम इसको नहीं करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्टली केसेस में हम पर्सन्स के साथ में एपोस्ट्रोफे एस को जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ राम्स कार, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि डॉक्टर्स कार, बिल्कुल सही है, एक डॉक्टर है उसकी एक कार है। ऐसे ही अगर मैं आपके पास लिख दूं डॉक्टर्स कार्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, एक डॉक्टर है उसकी बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है। तो इनको हम ऑफ से भी खोल के लिख सकते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो मैं अगर इसका जनरल सा एक फॉर्मूला लिखूं तो हम क्या कर रहे हैं, एक नाउन लिख रहे हैं, उस पर एपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसकी पोजेशन लिख रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसकी पोजेशन लिख रहे हैं कि पोजेशन क्या है उसकी। जैसे राम्स लिखा मैंने तो उसकी पोजेशन क्या है, कार। डॉक्टर्स लिखा मैंने, उसकी पोजेशन क्या है, कार। ऐसे ही डॉक्टर्स लिखा मैंने, उसकी पोजेशन क्या है स्टूडेंट्स, कार्स है। तो आप लोग यहाँ अगर ध्यान दोगे तो दैट मीन्स कि ये जो पोजेशन है वो सिंगुलर भी हो सकती है, ये जो पोजेशन है वो प्लूरल भी हो सकती है, और ये जो पोजेशन है स्टूडेंट्स वो अनकाउंटेबल भी नाउन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ राम्स गोल्ड, गोल्ड किसका है, राम का गोल्ड है। तो दैट मीन्स गोल्ड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कैसा नाउन होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये जो पोजेशन आप आगे लिखोगे वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो पोजेशन आपकी प्लूरल भी हो सकती है, और वो पोजेशन आपकी
अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम बात आगे करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि हम ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, लिविंग के साथ, पर्सन्स के साथ हम यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, तो सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख रहे थे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन आपको कई बार स्टूडेंट्स वन वर्ड में भी देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना पर्सोनिफिकेशन, देखो पर्सोनिफिकेशन के नाम में ही आ रहा है पर्सन, तो ध्यान रखना कि जब हम चीज़ों को किसका दर्जा दे देते हैं, इंसान का दर्जा दे देते हैं, तो उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग कंसिडर करते हैं, एज अ लिविंग थिंग उनको यूज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम सबसे पहले बात करें तो पर्सोनिफिकेशन किसका कर सकते हैं, हम किसी भी प्लेस के नाम का कर सकते हैं। किसी भी प्लेस के नाम का क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दिल्ली इज प्रॉब्लम, दिल्ली इज प्रॉब्लम, तो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी भी चीज को इंसान का दर्जा देते हैं, तो मुझे ये बताओ क्या अगर मैंने लिखा दिल्ली इज प्रॉब्लम, तो दिल्ली की प्रॉब्लम होगी या दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं, पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि हमने उसका क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि इंडियाज कंडीशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिया की कंडीशन, इंडिया तो सिर्फ नाम है जगह का, तो इंडिया की कंडीशन थोड़ी ना है, वहां पे हम बात कर रहे हैं अगर कंडीशन की, तो दैट मीन्स इंडिया के लोगों की कंडीशन की बात हो रही है, दिल्ली के लोगों के प्रॉब्लम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम किसी प्लेस का जब क्या कर दें, पर्सोनिफिकेशन, अगर हम उसे लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो मुझे बताइए कि क्या मैंने ये सही लिखा है, जयपुर्स लेक्स, जयपुर्स लेक्स, जयपुर्स लेक्स नहीं, मैं कह रही हूं जयपुर के लोगों की लेक्स, जयपुर के लोगों की लेक्स। क्या मैं इसको लोगों से रिलेट कर पा रही हूँ, नहीं, लोगों की झीलें थोड़ी ना होंगी, वो तो सबकी हैं, गवर्नमेंट की है, ठीक है ना, कि भाई वहां पे हम उनको देखने जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जयपुर के लोगों की वो झील है। इसका मतलब क्या है कि वो जयपुर में स्थित हैं, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसको हमें खोल के ही लिखना पड़ेगा, द लेक्स ऑफ जयपुर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो लेक्स हैं वो कहाँ पर है, जयपुर में स्थित हैं, तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, द लेक्स ऑफ जयपुर, इसको हम जयपुर लेक्स नहीं लिख सकते। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जहां पे आप लोगों से, जहां से आप पर्सन्स को रिलेट कर पा रहे हो, वहीं पे हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने कुछ भी प्लेस का नाम लिखा और आगे कुछ भी लिख दिया, लेकिन वो लोगों से, पर्सन से रिलेट ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई थिंक पर्सोनिफिकेशन का आपको पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो प्लेस का हम पर्सोनिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं तो हम टाइम का पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वन डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। अब मुझे बताइए ये दिन की छुट्टी होगी क्या, दिन कोई पर्सन है, दिन की छुट्टी होगी नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं कि लोगों की एक दिन की छुट्टी, तो दैट मीन्स कि ये जो छुट्टी होगी वो लोगों की ही होगी, तो हम इसको पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर हम इसको पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो दैट इज टुडेज मैच, आज का मैच। तो क्या आज का मैच होगा क्या कोई, नहीं, अब जो मैच होगा वो तो प्लेयर्स के बीच में ही होगा, पर्सन्स के बीच में ही होगा, तो दैट मीन्स इसको भी हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं, पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये एपोस्ट्रोफी एस भी बिल्कुल सही है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो मुझे बताइए जो मैं नेक्स्ट लिख रही हूं वो सही बना है या नहीं। वन डेज ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन तो दिन की ही होगी,
है ना, दिन की ही तो ड्यूरेशन होगी, अब पर्सन्स की थोड़ी ना ड्यूरेशन होती है। दैट मीन्स कि इसको हम पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे, और अगर इसको हम पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे दैट मीन्स कि ये अपोस्ट्रोफी एस गलत है, और इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल लिखना पड़ेगा, 1 डे ड्यूरेशन, 1 डे ड्यूरेशन। ठीक है, इसको हम सिंपल लिखेंगे 1 डे ड्यूरेशन। तो जहाँ पे हम पर्सन से रिलेट कर पा रहे हैं वहीं पे हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनको पर्सन से रिलेट नहीं कर पा रहे वहाँ पे हम उनका पर्सोनिफिकेशन नहीं कर सकते। आई थिंक ये सेकंड पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास हेवनली बॉडीज़ को, हेवनली बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ का भी हम पर्सोनिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ द सन्स रेज, सूर्य की किरणें। अब सन कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन आपने वेदों पुराणों में सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, कि हम क्या बोलते हैं, सूर्य देवता, इंद्र देवता, शनि देवता, धरती माता। तो दैट मीन्स कि हमने इन सभी को किसका दर्जा दिया है, इंसान का दर्जा दिया है, और इंसान का दर्जा दिया है दैट मीन्स कि हमने इनका क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। तो इन पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है हमने वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ द अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा, क्योंकि धरती को हम खाली धरती नहीं मान के चलते हैं, धरती माता बोलते हैं, इसलिए इनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस जो है वो यूज होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है पर्सोनिफिकेशन के अंदर। चलिए, इसके बाद में पर्सोनिफिकेशन में अगर आपसे बात करूं तो इसमें और क्या आ सकता है आपके पास, पर्सोनिफिकेशन के अंदर आपके पास आ सकता है स्टूडेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे। तो मुहावरों में जहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया गया है वो फिक्स्ड है। मैंने आपको नाउन कंपाउंड में भी समझाया था, एक एक्चुअल मीनिंग होता है और एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। तो हम एक्चुअल मीनिंग लेके चलते हैं या फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड मीनिंग लेके चलते हैं हम लोग। तो वही चीज यहाँ पर है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, उन मुहावरों का जो मीनिंग बना दिया गया, जो अर्थ निकाल दिया गया, वही वो सेम रहता है। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ नेचर्स फरी, नेचर्स फरी, ठीक है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो अब स्टोन को कोई हम पर्सन से तो रिलेट कर नहीं पा रहे, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, कुछ ही दूरी पर, बिल्कुल कि मैं पत्थर फेंकूं इतनी ही दूरी पर, ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है उसके लिए कहा जाता है एट अ स्टोन्स थ्रो। तो कोई पर्सन से तो हम रिलेट कर नहीं पा रहे इसको, लेकिन फिर भी हम इन पे क्या लगा रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस को यूज कर रहे हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में जहां पे भी आपको एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ दिखे तो वो आप एज इट इज ही याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका ये लिख लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद जो पर्सोनिफिकेशन में बात आती है स्टूडेंट्स, वो आती है वेट मेजरमेंट की, वेट मेजरमेंट की, ठीक है। तो अगर हम वेट को मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। पर्सोनिफिकेशन की बात सिर्फ इतनी ही है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, पर्सन से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ 1 टन्स वेट, 1 टन्स वेट, तो अब टन का तो वेट होगा नहीं, टन का तो वेट होगा नहीं, किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को हमने तोला होगा, उसी चीज का तो वेट होगा ना। तो दैट मीन्स ये वेट जो है चीज का भी हो सकता है और ये वेट जो है वो पर्सन का भी हो सकता है, और पर्सन का हो सकता है हम रिलेट कर पा रहे हैं पर्सन से, इसलिए हम इस पे एपोस्ट्रोफी एस जो है वो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन में मैंने आपको जो ये 3-4 चीजें बताई हैं ये आपको ध्यान रखनी है एपोस्ट्रोफी एस के रिगार्डिंग, क्लियर है। चलिए, एपोस्ट्रोफी एस का ही इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, और वो है जब हम इस तरीके से लिखते हैं किसी भी चीज़ को और वहाँ पे हमारे पास कैसे साउंड आती है स्टूडेंट्स, हिसिंग साउंड आती है। कैसे साउंड आती है, हिसिंग साउंड आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ रमेश कार, रमेश कार, तो दैट मीन्स मैं एपोस्ट्रोफी एस को बोल ही नहीं पा रही, रमेश, है ना। तो दैट मीन्स कि एपोस्ट्रोफी एस को हम बोल ही नहीं पा रहे, तो वहाँ पे कैसे साउंड हो गई हमारे पास, हिसिंग साउंड। तो जब हमारे पास हिसिंग साउंड आ जाए स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस को लगा के छोड़ देते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं, एस को नहीं लगाते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा
रमेश कार, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसको तो मैं बोल ही नहीं पा रही और इसको मैं बोल नहीं पा रही, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, खाली एपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ देंगे और आगे लिख देंगे कार। तो ये जो था ये गलत था, एस, और वहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा के हम लोग छोड़ देंगे। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं डॉक्टर्स कार, ठीक है, डॉक्टर्स की कार, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्या पता उन सबने मिलके एक कार ली हो, ठीक है। तो दैट मीन्स इस एस को तो मैं बोल ही नहीं पा रही और इस एस को मैं बोल नहीं पा रही, तो सिंपल मैं क्या लिख दूंगी, डॉक्टर्स कार, पीछे का एस जो है वो हम लोग हटा देंगे। तो इसी बेसिस पे मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ये मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। मेंस कार, MEN लिखा है और आपको पता है MAN का प्लूरल होता है MEN। तो क्या आपके पास कोई हिसिंग साउंड है यहाँ पे? नहीं, कोई भी हिसिंग साउंड नहीं है। जब हम मैन को बोल रहे हैं तो कोई भी हिसिंग साउंड नहीं है, तो हम एपोस्ट्रोफे एस को भी लगाएंगे साथ में, तो ये जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिखूं टीचर्स कार, तो जब आपने टीचर्स बोला तो हम एस दोबारा से बोल ही नहीं पा रहे, तो दैट मीन्स ये गलती थी और इसको हम क्या लिखेंगे, टीचर्स कार। तो यहाँ से आपको इस हिसिंग साउंड का जो है वो ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो गई हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो मुझे बताएंगे। मैं एक दो सेंटेंसेस लिख रही हूँ आपके लिए कि वहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ राम्स फादर या फिर फादर्स इज आर कमिंग, राम्स फादर्स या फिर फादर इज आर कमिंग। अब बताओ मुझे यहाँ क्या लगाओगे, क्योंकि आपने तो ये पढ़ लिया पोजेशन सिंगुलर भी हो सकती है, पोजेशन प्लूरल भी हो सकती है और पोजेशन अनकाउंटेबल भी हो सकती है। तो आपके दिमाग में क्या आता है, यहाँ तो सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, तो दोनों लगा दो। लेकिन मुझे बताओ कि किसी के एक से ज़्यादा पिता होते हैं क्या? नहीं, कोई सेंस नहीं आती। वो किसकी सेंस बन जाती है? एक तरह से गाली की सेंस बन जाती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पोजेशन आएगी वो हमेशा ही कैसी आएगी, आपके पास सिंगुलर आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। बुक्स में आप लोग एक टॉपिक देखते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वो अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हुए चलोगे, इसके साथ साथ ही आपका वो टॉपिक भी कवर अप होता जा रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब लगेगी। इट मीन्स कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि राम्स वाइफ या फिर वाइफ्स इज आर कमिंग, बताइए स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे। अब ऑब्वियसली हम एक ही मान के चलेंगे, वाइफ्स यहाँ पे नहीं आ सकता तो इज लगाएंगे और यहाँ पे आर नहीं आएगा। किसी के दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तो उसमें एक से ज़्यादा वाइफ्स उसकी हो सकती हैं, तो स्टूडेंट्स वो आपको एग्जामिनर स्पेसिफाई करके देगा पूरे सेंटेंस में। वहाँ पे आपको पूरा मीनिंग आ रहा होगा निकल के कि वहाँ पे वाइफ्स की सेंस आ रही है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस मैंने आपको सीधा सीधा दिया है तो इसमें कोई वाइफ्स की हमें सेंस नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम वाइफ को ही टिक करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो आई थिंक पोजेशन आपको क्लियर हो रहा है कि पोजेशन में मैं क्या बात कर रही हूँ। गुड। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पोजेशन है वो हम किससे और दिखा सकते हैं, ऑफ से और दिखा सकते हैं। पोजेशन हम किससे दिखा सकते हैं, ऑफ से और दिखा सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को हम खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि राम्स फादर कैन हेल्प यू, राम के जो पिता हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैंने अभी अभी आपको सिखाया है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूं द फादर ऑफ राम कैन हेल्प यू, तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ऑफ से इस सेंटेंस को खोल के लिख दिया और सेंटेंस ये भी सही है। अभी जो मैं बात कर रही थी प्रायोरिटी की, तो अब ध्यान दो कि पिता हेल्प करेंगे या राम हेल्प करेगा। बिल्कुल राम के पिता जो है हेल्प करेंगे। तो जब मैंने इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखा है तो जो हमारा फोकस है वो किस पे है, फादर पे है। जो हमारा फोकस है वो किस पे है,
फादर पे है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, फादर। मीनिंग इसका भी यही है और मीनिंग इसका भी यही है, सिर्फ फोकस की बात है। यहाँ पे फोकस ज्यादा किस पे जा रहा है, राम्स पे, ना कि फादर पे। काम तो फादर ने ही करवाना है, हेल्प तो फादर ने ही करनी है, लेकिन जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो सारा फोकस हमारा किस पे आ जाता है, फादर पे आ जाता है। इसलिए प्रायोरिटी हम नीचे वाले को देते हैं, वरना सेंटेंस जो है वो ऊपर वाला भी गलत नहीं है, सिर्फ हमें उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। समझ में आई बात? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे एक नोट बना लीजिए। उसके बाद जो है आपका पोजेशन वो आपके HSSC सेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। और मैं एक बात बता देती हूँ आपको कि ये जो मैं आपको ये जो यहाँ पे जो आपका बैच चल रहा है ये सेट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका HSSC का होगा उसके हिसाब से चल रहा है। अदरवाइज ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर 4-5 लेक्चर्स भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो मुझे बताएंगे, अगर मैं आपको लिख दूँ टेबल्स लेग्स, तो क्या ये सेंटेंस सही है, टेबल्स लेग्स। अब हम कह रहे हैं टेबल की लेग्स, तो क्या इस टेबल का इस पे कोई अधिकार होगा, लेग्स पे? ऐसे लिखा हमने, इसका मतलब तो टेबल जो है वो कोई इंसान है और उसका उस पर अधिकार है, क्योंकि आगे हम पोजेशन ही लिखते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग का मुझे बताओ, कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर आपके पास है तो उसका किसी चीज पे अधिकार होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी गई है वो गलत लिखी गई है, और हम पर्सन से तो इसको रिलेट कर ही नहीं पा रहे, तो इसको हमें खोल के क्या लिखना पड़ेगा, द लेग्स ऑफ a table, the legs of a table, या the legs of this table, the legs of that table। इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम द नहीं लगाएंगे तो हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर नहीं कर पाएंगे कि टेबल की ही लेग्स की बात हो रही है। तो और बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, द ए जब मैं आर्टिकल सिखा रही होंगी आपको दोबारा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया है केसेस नाउन के। पोजेशन में अगर आप HSSC के अकॉर्डिंग इतना भी पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, लेकिन ये पढ़ के जरूर जाने हैं आपको। हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। और पहली बार आपका सेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो वो तो पेपर आ जाएगा तभी पता लगेगा, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ें हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। इसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये केसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको कराने जा रही हूँ इसके अंदर वो हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स, नाउन नंबर। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे नाउन नंबर। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है नंबर जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और नंबर जो है वो प्लूरल भी हो सकता है। और अगर ये नंबर है सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है तो दैट मीन्स काउंटेबल होगा ये, ठीक है, काउंटेबल होगा। अदरवाइज हम बोलें कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है उनको तो हम गिन ही नहीं सकते, और उनको हम गिन नहीं सकते तो उनके आगे हम नंबर नहीं लगाएंगे, उनके आगे हम आर्टिकल AN नहीं लगाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं कुछ भी रिपीट नहीं करने वाली हूँ, जो ऑलरेडी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में सीख चुके हैं वो मैं दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, वो अपनी पीछे की वीडियोज़ दोबारा देख लेना। इसके बाद जो मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ वो ध्यान रखना, जो मैं जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना। नाउन एंड्स विद ICS, नाउन एंड्स विद ICS, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो किससे खत्म हो रहे हैं, ICS से खत्म हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इनके जो हैं आपके पास दो मीनिंग निकल के आ सकते हैं। एक तो क्या, अगर ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, अगर ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं दे रहे, अदर देन सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट के अलावा कोई और ही मीनिंग दे रहे हैं, अदर देन सब्जेक्ट के अलावा कोई और मीनिंग दे रहे हैं। तो ध्यान क्या रखना है, जब ये सब्जेक्ट का नाम है तो इसके साथ आप कैसी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करोगे। और जब ये सब्जेक्ट के अलावा कोई और मीनिंग दे रहे हैं तो इनके साथ जो वर्ब हो जाती है वो कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब हो जाती है। कैसी वर्ब हो जाती है आपके पास, प्लूरल वर्ब हो जाती है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स इज
या फिर आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है किससे खत्म हो रहा है, ICS से। तो यहाँ पे किसका नाम है, सब्जेक्ट की तरह ही यूज हो रहा है, सब्जेक्ट का नाम ही बता रहे हैं हम। तो वर्ब भी आप कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं कि हिज मैथमेटिक्स इज आर वेरी गुड, हिज मैथमेटिक्स इज आर वेरी गुड, उसकी मैथमेटिक्स जो है, हम कहते हैं ना, हम सुनते हैं कि हम उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो दैट मीन्स कि वहाँ हम किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, उसकी स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो मीनिंग आपके पास आ रहा है वो सब्जेक्ट के अलावा कोई और ही मीनिंग आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट के अलावा कोई और मीनिंग आ रहा हो तो वर्ब हम कैसे कर देते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख लो आप, मैथमेटिक्स हो गया आपके पास, और क्या वर्ड हो सकता है आपके पास, पॉलिटिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो सकता है आपके पास, फिजिक्स हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो किससे खत्म होते हैं आपके पास, ICS से खत्म होते हैं, उनके लिए हमें ये ध्यान रखना है। अगर वो नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई और ही मीनिंग हमारे पास आ रहा है तो हम वहां पे कैसे वर्ब कर देंगे, प्लूरल वर्ब कर देंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे इसके। चलिए क्लास, तो अगर आप लोग ये वेट कर रहे हैं, जैसे बुक्स में रूल्स लिखे हुए होते हैं, तो वो रूल्स मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ। हर चीज़ का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ और आपको ये कॉन्सेप्ट ही सीखना है। आपका नाउन खत्म भी हो जाएगा और आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, आपको कोई भी रूल जो है वो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि पॉलिटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, और सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम वर्ब यहाँ पे कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अब मुझे बताना, अगर मैं बोलूँ कि हिज पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अभी खाली लिख लो ये योर्स क्या होता है, प्रोनाउन में जानेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ नाउन पे ही फोकस करना है। तो अगर मैं बोलूँ हिज पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो मुझे बताओ क्या अब पॉलिटिक्स का मीनिंग कोई सब्जेक्ट आ रहा है, नहीं, पॉलिटिक्स का मीनिंग हमारे पास सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए था, क्या मतलब होना चाहिए था, आर। तो यहाँ पे अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या आ रहा है आपके पास, ओपिनियंस, विचार। ओपिनियंस का मतलब क्या होता है, विचार। तो उसके विचार जो हैं वो तुमसे अलग हैं, तुमसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम ना करके इसने कुछ और ही मीनिंग दिया, और कुछ और ही मीनिंग दिया तो हमें वर्ब भी कैसी करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, प्लूरल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। तो अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं तो हम इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे, और अदरवाइज हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे इनके साथ। क्लियर है ये वाला ICS वाला कॉन्सेप्ट, गुड। चलिए, इसके बाद अगर कोई डाउट आपको आ रहा है कहीं पे भी तो मुझे बताएंगे ज़रूर, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें नाउन नंबर में, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेयर नाउन। पेयर नाउन, अब पेयर का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है, जोड़ा, ठीक है। तो पेयर नाउन जो होंगे स्टूडेंट्स आपके, जो कि किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पेयर नाउन आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो नॉन ब्रेकेबल, जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, और एक आपका पेयर कैसा होगा, ब्रेकेबल, जिसको हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जिनको अलग नहीं किया जा सकता कैसे पेयर होंगे, नॉन ब्रेकेबल, और जिनको अलग किया जा सकता है वो कैसे पेयर होंगे आपके, ब्रेकेबल। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई दैट मीन्स आप पेयर नाउन का क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, साथ साथ नोट करते हुए जरूर चलेंगे।
चलिए स्टूडेंट्स, तो नॉन ब्रेकेबल हमने पढ़ा कि नॉन ब्रेकेबल जो है उसको हम अलग नहीं कर सकते, और अगर इनको अलग नहीं कर सकते तो दैट मीन्स ये हमेशा ही किसकी सेंस देंगे, हमें प्लूरल की सेंस देंगे, ऑलवेज किसकी सेंस देंगे, प्लूरल की सेंस देंगे। लेकिन ये जो नॉन ब्रेकेबल, ये जो पेयर बना है, दैट मीन्स इसमें जो इंक्लूडेड पार्ट है, इस पेयर को बनाने के लिए जो पार्ट हमने यूज़ किए हैं, अलग अलग जो पार्ट हमने यूज़ किए हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको आप सिंगुलर भी बना सकते हो और उनको आप प्लूरल भी बना सकते हो। लेकिन जब हम इन पार्ट्स को दोनों को जोड़ दिया और हम उनको अलग नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स कि वो कैसे सेंस देंगे, हमेशा ही प्लूरल की सेंस देंगे। बात समझ में आई। और दूसरा पेयर है हमारा ब्रेकेबल, जिसको दैट मीन्स कि हम तोड़ सकते हैं, और अगर तोड़ ही सकते हैं तो वो अगर सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहे हैं तो सिंगुलर की तरह यूज़ कर लेंगे, और अगर प्लूरल की तरह हमें यूज़ करना है तो प्लूरल की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम ब्रेकेबल का, सॉरी नॉन ब्रेकेबल का। नॉन ब्रेकेबल कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये क्या है, आपके पास एक सीजर है, ये क्या है आपके पास एक सीजर है, कैंची है। ठीक है, तो कैंची में एक ब्लेड ये यूज़ हो रही है, एक ब्लेड ये यूज़ हो रही है, और एक ब्लेड जो है वो आपकी ये यूज़ हो रही है, दो ब्लेड यूज़ हो रही है। तो एक ब्लेड प्लस में एक ब्लेड, कितनी ब्लेड्स हो गई हमारे पास, 2 ब्लेड्स। अब ध्यान दो, मैंने यही बात बोली थी कि दो पार्ट यूज़ किए हैं मैंने, दो ब्लेड्स यूज़ किए हैं, दो ब्लेड्स को यूज़ करके मैंने एक सिंगल चीज़ बना दी, और वो सिंगल चीज़ क्या बनाई, कैंची बनाई, और उस कैंची को हमने क्या बोला, सीजर्स। ये सीजर नहीं होता कभी भी, ये सीजर नहीं होता कभी भी, पूरा वर्ड क्या होता है, सीजर्स। ठीक है, और इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, दैट मीन्स कि सीजर्स। अब हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि एक ब्लेड हमने ऐसे पकड़ा दी, एक ब्लेड हमने ऐसे पकड़ा दी कि लो सीजर बना लो, और सीजर मतलब ये सीजर की तरह काम करेगी। जब हम उनको जोड़ेंगे, हम उनको अलग अलग नहीं करेंगे, तभी तो वो सीजर का काम करेगी ना। ठीक है, तो दैट मीन्स कि नॉन ब्रेकेबल है ये, अगर हम एक भी ब्लेड को हटा देंगे तो सीजर खत्म। ठीक है, तो जो सीजर्स है वो हमेशा ही किसकी सेंस करेगी, किसकी सेंस देगी, हमें हमेशा ही प्लूरल की सेंस देगी। और ये अगर हमें हमेशा ही प्लूरल की सेंस देगी तो दैट मीन्स कि इसके साथ हमें वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल लगानी पड़ेगी। लेकिन एक ब्लेड की मैं बात कर रही हूँ तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और दो ब्लेड्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। तो यही बात मैंने लिखी थी, जो इंक्लूडेड पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकता है। उनका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल है, लेकिन जो चीज़ बन के तैयार हुई और हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो हमेशा ही कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। और प्लूरल रहेगी तो हम उसमें वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर मैं बात करूँ पेंट्स की, अगर मैं बात करूँ पेंट्स की, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जाके पेंट दे दो, जीन दे दो, तो वो पेंट नहीं होता कभी भी, क्या होता है, पेंट्स होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो ट्राउज़र नहीं होता कभी भी, क्या होता है, ट्राउजर्स होता है। अब मान लो कि मैंने कह रही हूँ एक ट्राउजर दे दो मुझे, तो दैट मीन्स कि काट के दे दो बीच में से, एक ट्राउजर को पहन के चले जाओ, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो पीसेस यूज हो रहे हैं, तो ये हमेशा ही वर्ड क्या रहेगा आपका, ट्राउजर्स रहेगा। ऐसे ही मैं बात करूँ आपकी टोंग्स की, चिमटा जो हम यूज करते हैं घरों में, तो चिमटे का अगर एक ब्लेड, एक पार्ट आप निकाल दोगे तो क्या वो चिमटा बचेगा, नहीं बचेगा। तो ऐसे पेयर नाउन जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो कैसे होंगे, आपके नॉन ब्रेकेबल होंगे। और दूसरी बात मुझे बताओ, अगर ये हमेशा ही प्लूरल रहेंगे तो क्या आप इनके आगे आर्टिकल लगा पाओगे, नहीं। क्या आप इनके आगे वन लगा पाओगे, नहीं। वन लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने खाली सीजर्स ही लिखा है तो वो अंडरस्टूड है, वो अपने आप में हमें पता है कि एक की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो 2, 3, 4, 5 उसके आगे लिख देंगे। क्लियर है, तो इस चीज को नोट कीजिए, फिर बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, तो मैं कुछ ये नाउन आपको वर्ड्स लिखवा देती हूँ कि जो ब्रेकेबल हैं या फिर नॉन ब्रेकेबल हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे, बताते चलेंगे मुझे वो ब्रेकेबल में आएगा या नॉन ब्रेकेबल में। तो एक पहला वर्ड तो हमने लिखा सीजर्स, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स कि कैसा वर्ड है, कैसा पेयर है, नॉन ब्रेकेबल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्पेक्टेकल्स की, स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं, चश्मे, क्या चश्मे को अलग अलग कर सकते हो, नहीं, चश्मे को अलग अलग नहीं कर सकते, तो कैसा नाउन है आपका, नॉन ब्रेकेबल पेयर नाउन है।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ गोगल्स, गोगल्स भी आपके चश्मे ही होते हैं एक टाइप के, तो उनको भी हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे टोंग्स की, अभी मैंने आपको समझाया, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही अगर जिसको आप सिंपली लोअर बोल देते हो वो लोअर नहीं होता है, क्या होता है, लोअर्स। ऐसे ही पैंट्स होता है, ऐसे ही ट्राउजर्स होता है, ऐसे ही पैंट्स होता है और ऐसे ही ट्राउजर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही ये लिखते हुए चलिए, तो ये सारे के सारे कैसे नाउन हैं आपके, नॉन ब्रेकेबल हैं, इनको हम अलग अलग यूज नहीं कर सकते। और भी आप बहुत सारे वर्ड देखते हैं जैसे कि बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स जिसमें से हम इस तरीके से देखते हैं, दूरबीन आप कह सकते हो, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। तो बाइनोक्यूलर्स भी उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स कि वो भी कैसा होगा आपका, नॉन ब्रेकेबल। ये सारे एग्जांपल जो लिख रही हूँ ये किसके लिख रही हूँ, नॉन ब्रेकेबल के। ऐसे ही आप कई बार चश्मों को आप बोलते हो सन ग्लासेज, तो वो सन ग्लास नहीं हो सकता कभी भी, क्या बोला जाएगा, सन ग्लासेज ही बोला जाएगा। और इनके साथ में वर्ब हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि वेयर आर माई पेंट्स, मेरी पेंट्स कहाँ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारी पेंट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि आगे मैंने नंबर तो कोई भी नहीं लिखा और कोई भी नंबर नहीं लिखा, तो दैट मीन्स मैं एक ही पेंट्स की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे वर्ब कैसी लगाओगे आप लोग, प्लूरल लगाओगे। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके नॉन ब्रेकेबल की। अब अगर मैं बात करूँ आपसे ब्रेकेबल, ठीक है, ब्रेकेबल में क्या क्या आ सकता है, ब्रेकेबल में आपके क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपका पेयर होता है सॉक्स का, ठीक है, जुराबों का पेयर होता है, होती तो अलग अलग ही है, हम अलग अलग भी उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बात करूं पेयर होता है आपका शूज का, अब शूज भी हमारा अलग अलग यूज हो सकता है। अब बात ये आती है कि जब मैं इन चीजों को यूज कर रही हूं तो ये सिंगुलर होंगी या फिर प्लूरल होंगी, तो ये आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये हमें किसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कि सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है। अगर प्लूरल का मीनिंग आ रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और इनकी प्लूरल ही चीज यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर का मीनिंग आ रहा है तो हम इनका सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे और वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि वेयर इज दी अदर शू या फिर शूज, वेयर इज दी अदर शू या फिर शूज, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा दूसरा जूता कहाँ है, एक और जूता कहाँ है, मेरा दूसरा जूता कहाँ है, तो क्या शूज की यहाँ सेंस आ रही है, नहीं, यहाँ पे किसकी सेंस आ रही है, सिंगुलर की सेंस आ रही है, और अगर सिंगुलर की सेंस आ रही है तो हमने इसकी सिंगुलर फॉर्म को यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि माई शूज इज आर मिसिंग, माई शूज इज आर मिसिंग, तो दैट मीन्स कि मैं पूरे पेयर में बात कर रही हूँ कि मेरे जूते जो हैं वो गायब हैं। तो अब हमारे पास कोई भी सिंगुलर की सेंस नहीं है, अब हमारे पास कैसी सेंस आ रही है, प्लूरल सेंस आ रही है, और अगर प्लूरल सेंस आ रही है तो वर्ब भी हम कैसी लगाएंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे, ठीक है। तो नॉन ब्रेकेबल और ब्रेकेबल में बस यही डिफरेंस है, नॉन ब्रेकेबल जो होते हैं आपके वो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं, लेकिन जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं वो दोनों ही तरीके से यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंगुलर की तरह से भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल की तरह से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई हैं। तो अब से आपको चीज़ों का रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका मीनिंग प्लूरल होता है, पता नहीं वो क्या क्या बकवास लिखी होती है बुक्स में, मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो पीछे का कॉन्सेप्ट जानो और अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करो, ताकि आप में भी अगर टीचिंग स्किल्स हैं और आप मान लो अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा रहे हो तो उनको आप अच्छे से पढ़ा पाएँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।